मोदी, गुड मॉर्निंग। मोदी की सपनों एवं संभावनाओं भरी दुनिया में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। साथियों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अपने वेलनेस सेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज स्टॉप करी है, खत्म करी है, और उसके बाद में अब हम वेलनेस सीरीज पे आए हैं। ये हमारी 7 डेज सीरीज रहेगी और 7 डेज सीरीज में हम बात करेंगे इसेंशियल सप्लीमेंट्स के बारे में। जो भी सप्लीमेंट्स प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, हम उस विषय पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में जो आज की तारीख में हर परिवार में देखी जा रही हैं। तो हमारी पूरी 7 डेज सीरीज है और आपसे निवेदन है कि इन 7 डेज सीरीज में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। इन 7 डेज सीरीज को आप अच्छे से अटेंड कीजिए, और अटेंड करने के बाद में इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, बहुत सहयोग करेगा आपके दैनिक जीवन में भी और आपके नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में भी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। साथियों, इससे पहले कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। डॉक्टर रणवीर सिंह, बाय प्रोफेशन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और लगभग लगभग 27 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। लगभग 7 सालों से मोदी केयर में हूं और मोदी केयर में एक टॉप टाइटल होता है ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उस लेवल पे हूं। एक अच्छी इनकम, गाड़ी, बंगला, देश विदेश की यात्राएं, ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। जो भी इस बिजनेस को सीरियसली करता है उसको ये मिलता ही मिलता है। बात करेंगे आज अपने वेलनेस सेशन की और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। साथियों, इंसान को जिंदा रहने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। ये आप सभी जानते होंगे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। उनमें से जो पहली चीज हम देखते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज आती है कार्बोहाइड्रेट। ये अन्न है जो आप अन्न के माध्यम से लेते हैं, चीनी के माध्यम से लेते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके बाद में दूसरी हम बात करें तो पानी, निश्चित रूप से आप सभी लोग ले ही रहे हैं। इसके बाद में बात करें तो फैट, जाने अनजाने ये भी आपके खाने में आ ही जाता है। ये अलग बात है कि गुड फैट और बैड फैट, दो तरह के फैट्स होते हैं, और ज्यादातर हमारे खाने में बैड फैट ज्यादा होता है, गुड फैट कम होता है। विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, ये भी हमारे खाने का पार्ट होता है। विटामिन्स, मिनरल और फाइबर। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो रोटी चावल आप लेते हैं, जो चीनी आप लेते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आ गए। उसके बाद पानी, फैट के रूप में जैसे कि आप ऑयल लेते हैं, घी लेते हैं, ये सब फैट, बटर लेते हैं, ये सब फैट की श्रेणी में आ गया। मिल्क प्रोडक्ट्स में जो मलाई होती है वो सब फैट की श्रेणी में आ गया। विटामिन और मिनरल्स आपको फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से मिलता ही मिलता है। फाइबर यानी कि रफेज डाइट, आप वो भी लेते हैं। इसके साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ये कुछ 5 तरह के सप्लीमेंट्स आपके डाइट में रेगुलर जाया करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, ये 5 तरह के सप्लीमेंट्स आप रेगुलर बेस पे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। और एक संतुलित भोजन के लिए इन 5 चीजों का सम्यक रूप में होना अति आवश्यक है। यानी कि एक एक अनुपात में ये 5 चीजें अगर आपके शरीर में जाती हैं तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। और इनमें से अगर कोई भी चीज कम हो जाती है बॉडी में, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो व्यक्ति रोगी बन जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 चीजों की। पहली बात करेंगे हम प्रोटीन की, और उसके बाद हम बात करेंगे फाइबर की। तो सॉरी, पहली बात करेंगे हम प्रोटीन की और दूसरी हम बात करेंगे फैट की, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। हम 2 चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद में लास्ट के 10 मिनट हम देंगे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए। उसमें हम जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उन क्वेश्चन आंसर को हैंडल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन को लेकर। जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। तब तक आप लोग अपने डायरी पेन निकाल लीजिए, नोट्स वगैरह बनाने के लिए आपको आसान रहेगा।
होपफुली आप सभी ने डायरी पेन निकाल लिए होंगे। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, थोड़ा सा। फैट की अगर मैं प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूएचओ का ये मानना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जितना केजी आपका वेट है, जितना किलो आपका वेट है, उतने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में पर डे चाहिए ही चाहिए। उतने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में पर डे चाहिए ही चाहिए। अभी कोविड के समय में डब्ल्यूएचओ ने एक बात और कही थी कि जो लोग भी कोविड से ग्रसित हैं या जो लोग भी कोविड से ग्रसित हो चुके हैं और रिकवरी फेज में हैं, उनको तकरीबन 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन पर डे चाहिए ही चाहिए होगा। यानी कि जिनको कोविड हो चुका है, जो रिकवर कर गए हैं, पूरी तरह से अभी रिकवरी नहीं हो पाई है, ऐसे लोगों के लिए डब्ल्यूएचओ रेकमेंड करता है 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन पर डे नियम से चाहिए ही चाहिए। लेकिन इंडियन डाइट सर्वे ये बताता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बताता है कि कोई भी थाली जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, पनीर, अंडा, मटन, फिश, चिकन, ये सब कुछ रहता है, यानी पूरी थाली होती है, उस थाली में भी 35 से 40 ग्राम से ऊपर प्रोटीन आपको नहीं मिलता है। Just a moment, please. Just sorry for the delay. यस, तो मैं बात कर रहा था कि इंडियन डाइट सर्वे ये कहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कहता है कि कोई भी थाली जो होती है, उस थाली में 35 से 40 ग्राम से ऊपर का प्रोटीन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पर डे जो भी आप खाना खाते हैं, अगर आप प्रोटीन की आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट खाना खा रहे हैं। जो आपकी डाइट है, उस डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं है। व्हाट इज प्रोटीन, पहले समझते हैं। आइए पूरी एक एक चीज समझाएंगे आपको प्रोटीन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमें क्यों यूज करना चाहिए और किस तरह का प्रोटीन हमारे लिए बेनिफिशियल है। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक्स यू इनटू WHO यू आर, हु यू आर, सॉरी। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक यू इनटू हु यू आर। आप जो कुछ भी हैं वो प्रोटीन की वजह से ही है। अगर मैं बात करूं आपके बालों की, आपके नाखून की, आपकी हड्डियों की, आपकी मसल्स की, यानी कि कुल मिला के आपका शरीर जो कुछ भी है, आपकी स्किन की, वो है क्या प्रोटीन के अतिरिक्त? प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, मोरंग बालू लगाते हैं, तो एक बिल्डिंग बन के तैयार होती है। उसी तरह से आप ये मान के चलें कि आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन है। यानी कि आपके शरीर का जो जो मुख्य घटक है वो क्या है? वो प्रोटीन है। ये आपके शरीर में कई तरह के काम करता है। आपके शरीर में अगर मैं बात करूं, तमाम तरह के रासायनिक क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोटीन जिम्मेवार है। 10,000 तरह की रासायनिक क्रियाओं के लिए प्रोटीन जिम्मेवार होता है। आपकी बॉडी में जितने भी तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, उन हॉर्मोन्स के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोटीन जिम्मेवार है। इसके साथ साथ में जो आपकी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं हेल्दी रहें, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोटीन जिम्मेवार है। और इसी कोशिकाओं से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। इन्हीं टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। इन ऑर्गन के शेप और साइज और इसके साथ साथ में इनकी स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेवार है? ऑफ कोर्स प्रोटीन जिम्मेवार है। तो आपकी बॉडी जो दिखाई पड़ रही है हमें, उसके लिए जाहिदा जी कौन जिम्मेवार है? प्रोटीन जिम्मेवार है। इसके साथ साथ जो बॉडी आपकी दिखाई नहीं पड़ रही है हमें,
उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? प्रोटीन जिम्मेवार है। तो प्रोटीन जो है आपकी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक मुख्य घटक है। व्हाट प्रोटीन डज फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन क्या करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर ये आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन मेरे शरीर के लिए करता क्या है, तो फिर प्रोटीन के जैसे आवश्यक घटक को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम ये करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। समझते हैं इस बात। अभी हम सब लोग कोविड से बाहर निकले हैं। अभी आपने देखा 20 और 21, यानी कि 20 और 21 दो ऐसे साल रहे जिन सालों में हम कोविड के आतंक से ग्रसित रहे। यहां पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिन्होंने सैनिटाइजर भी प्रयोग किए, जिन्होंने बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा, जिन्होंने हर तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखा, लेकिन ये लोग भी बच नहीं पाए। उसी जगह पर आपने देखा बहुत सारे लेबर क्लास लोग थे, बहुत सारे भिखारी थे, बहुत सारे जो सामान्य जनमानस था, उसने किसी भी तरह का कोई भी प्रिकॉशन यूज नहीं किया और उसको कोविड नहीं हुआ। दोनों में अंतर किस चीज का था? दोनों में एक ही चीज का अंतर था, और वो अंतर था इम्यूनिटी का। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उसका कोविड कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसको कोविड लेकर चला गया। इस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स से बनते हैं प्रोटीन, एंड अमाइनो एसिड्स आर द की प्लेयर इन इम्यून सिस्टम। चाहे वो टी सेल्स हो, चाहे वो बी सेल्स हो, चाहे वो एंटीबॉडीज हो, अमाइनो एसिड्स की प्लेयर का रोल प्ले करते हैं आपके इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे से चलाए रखने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स आपका प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होगा, यानी कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यदि आपकी डाइट में प्रोटीन है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और अगर आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी डेफिशिएंट रहेगी बॉडी। और जब इम्यूनिटी डेफिशिएंट बॉडी रहती है, तो कोई कोविड, कोई डेल्टा, कोई संता, कोई बनता, कोई हंता, यहां तक कि छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, वो भी आपको पकड़ लेते हैं, वो भी आपको पकड़ लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आपकी फैमिली की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो आपको प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करनी ही करनी चाहिए। साथ साथ दूसरी चीज बात करते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है और आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, देन यू हैव टू इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। यानी कि आपको प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम जिम जाते हैं, तो जिम वाला हमको प्रोटीन सजेस्ट करता है। क्यों प्रोटीन सजेस्ट करता है? क्योंकि ये प्रोटीन क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, अब आप पूछेंगे सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब द रेट एट विच यू बर्न योर कैलोरीज, यानी कि जिस स्पीड से आप अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो लोग आपको ये कहते मिलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो पानी भी घी की तरह काम करता है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इनकी बॉडी का कम है। जो लोग कहते हैं सर हम तो कुछ भी खा लें लगता ही नहीं है बॉडी में, इसका मतलब उनकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है। तो प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं होगा, तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। यानी कि जो भी कुछ आप खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होके वो फैट में कन्वर्ट होगा, और वो चिपकता चला जाएगा बॉडी में। तो अगर आप चाहते हो कि वेट आपका तेजी से रिड्यूस हो, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आप फैट बर्न करना चाहते हो, तो आपको प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा, और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो जो आप रेस्ट पीरियड में होंगे उस समय भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, यानी आप रेस्ट कर रहे होंगे उस समय भी कैलोरीज बर्न होंगी। अदरवाइज आप खाते रहिए और आपकी कैलोरीज बढ़ती रहेंगी, और यही कैलोरीज क्या करेंगे, फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फैट बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको प्रोटीन चाहिए। इसके साथ साथ में मैं बात करता हूं कट्स क्रेविंग, यानी कि
जो आपका बार बार ये मन करता है ना खाना खाने का। अक्सर रात में 9-10 बजे आप खाना खा चुके हैं, खाना खाने के बाद में फिर आपने कोई वेब सीरीज देखी, आपने कोई मूवी देखी, और उसके बाद में रात में 11-12-1 बजे आप जाते हो, फ्रिज खोलते हो, और फ्रिज में आपको सामने कोई काजू कतली दिखाई पड़ती है, कोई अंगूर दिखाई पड़ता है, कुछ भी आपको चिप्स का पैकेट दिखाई पड़ता है, और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, और वो चिप्स का पैकेट आपके पेट के अंदर चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो स्वीट की 2 पीसेस पेट के अंदर चले गए, आपको पता भी नहीं चला। ये क्या है? ये क्रेविंग है। क्रेविंग का जो कंसर्न है, ये क्रेविंग आपके पेट से नहीं रिलेटेड होती है, ये क्रेविंग आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है। ये क्रेविंग जो होती है, जो आपका मन करता है ना, चलो मीठा कुछ खा लें, चलो चॉकलेट खा लें, चलो अब कुछ खा लें, कुछ खा लें, हम हर समय आपको लगता है कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें। तो ये कुछ खाने का जो मन करता रहता है, ये आपकी भूख से संबंधित नहीं है, ये आपके ब्रेन से संबंधित है। ये आपके ब्रेन से संबंधित है, क्योंकि अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो आपको सैटिस्फाइड फीलिंग नहीं होगी। यानी कि आपका पेट तो भर गया है, लेकिन आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, और हर समय आपकी इच्छा रहेगी कि चलो कुछ खा लें, चलो कुछ खा लें। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, तो ये क्रेविंग आपकी कंट्रोल रहेगी, और आपको बार बार जो फूड की तरफ भागना पड़ता है, आप फूड की तरफ नहीं भागेंगे। तो फूड की क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन भरपूर मात्रा में आपकी डाइट में होना चाहिए। इसके साथ साथ में बोन स्ट्रेंथनर, क्यों? आपको लगता है शायद कैल्शियम और विटामिन D3, ये दो ही एक विटामिन एक मिनरल, दोनों ही हमारे बोन एंड जॉइंट्स के लिए परफेक्ट है। नहीं साहब, आपको बोन को अगर स्ट्रेंथनर करना है, बोन को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट इंप्रूव्स योर बोन हेल्थ। यानी कि अपनी बोन हेल्थ के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? आपको राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। अगर भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी में प्रोटीन है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक मेन रोल प्ले करता है फ्रैक्चर के लिए। जब आपकी हड्डियों में घुन लग जाता है, यानी कि आपकी हड्डियां पोली हो जाती हैं, तो ऐसी स्थितियों में फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी स्थितियों में फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, तो आपकी हड्डियां खोखली नहीं होंगी, आपकी हड्डियां पोली नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो जो फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर के चांसेस हैं, वो फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर के चांसेस नहीं रहेंगे। तो प्रोटीन अगर आप लेते हैं भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, रिजिड रहेंगी, डेंसिटी उनकी बहुत हाई होगी, और हड्डियां टूटने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि कुछ लोग सिर्फ कुर्सी से गिर जाते हैं या चारपाई से गिर जाते हैं और उनकी हड्डी टूट जाती है, और उसी जगह पर आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नीचे गिर जाते हैं और उनकी हड्डियों में कुछ भी नहीं होता। तो अगर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है किसी को, इसका मतलब उसकी बॉडी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, और अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन उसकी डाइट में नहीं है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। इसके साथ साथ में मसल बिल्डर के रूप में प्रोटीन बहुत अच्छा काम करता है। मसल बिल्डर के रूप में प्रोटीन बहुत अच्छा काम करता है फॉर साइज एंड शेप ऑफ योर मसल। आपकी मसल के शेप और साइज के लिए प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है। एज यू लूज वेट, जैसे ही आप वजन कम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी मसल्स क्या हो जाती हैं? लूज हो जाती हैं, आपकी मसल्स ढीली हो जाती हैं, और जैसे ही वो मसल्स ढीली होती हैं, वैसे ही पूरी बॉडी का शेप एंड साइज बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आपने भरपूर मात्रा में प्रोटीन लिया हुआ है, तो होगा क्या? आपकी मसल्स जो हैं वो टाइट रहेंगी, मसल्स आपकी स्ट्रांग रहेंगी, और एक बार मसल्स अगर आपकी स्ट्रांग रहेंगी, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मैंने बीएमआर की बात करी थी, वो बीएमआर भी हाई रहेगा। इसीलिए ज्यादातर जिम वाले आपको प्रोटीन देते हैं, क्योंकि आप वहां पर क्या करते हो? आप वहां पर वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हो, आप वहां पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हो। जब बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप करते हो, वहां पर पसीना बहाते हो, मेहनत करते हो, तो आपकी मसल्स क्या होती हैं? ब्रेक डाउन होती हैं, और जब मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, तो क्या होगा? मसल्स ढीली होने लगती हैं। लेकिन जब आपको आउटसोर्सिंग प्रोटीन की आप कर रहे होते हो, तो आपकी मसल्स को बनाता भी है और मसल्स को रिकवर भी करता है प्रोटीन। तो ना सिर्फ ये बिल्डिंग करता है मसल्स की, बल्कि ये मसल्स को रिकवर भी करता है। इसीलिए हम प्रोटीन को सजेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वेट लॉस के प्रोसेस में हैं। ऐसे लोगों को आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ में बात करूं इमरजेंसी एनर्जी की, प्रोटीन इज नॉट योर फर्स्ट और सेकंड चॉइस फॉर एनर्जी।
दिस रोल रिजर्व फॉर कार्ब्स एंड फैट्स। सपोज करें आपको एनर्जी चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको दौड़ना है, आपको भागना है, आपको गेम प्ले करना है, आपको जॉगिंग करनी है, आपको डांसिंग करनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको एनर्जी चाहिए होगी। ये एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? सबसे पहले ये एनर्जी मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, ये कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा, आपको एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, जितना कार्बोहाइड्रेट था उससे एनर्जी ली जा चुकी है और अभी अगेन आपको और एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? फिर जो रिजर्व एनर्जी है फैट में, फैट मेल्ट होना शुरू होगा और फैट जब मेल्ट होगा तो फैट से आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सेकंड स्टेज पे क्या रहेगा? पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा, उसके बाद फैट बर्न होगा। और अगर मान लीजिए दोनों बर्न हो गए और अभी भी आपको और एनर्जी चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये दोनों से अतिरिक्त हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारे पास में प्रोटीन। प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ रहता है? प्रोटीन रहता है मसल्स में। तो जब आप जिम करते हो या जब आप एरोबिक्स करते हो या जब बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हो आप, तो जो कार्ब्स हैं वो खत्म हो गया, फैट खत्म हो गया, फिर आपकी मसल से प्रोटीन निकलना शुरू होता है। फिर आपकी मसल से प्रोटीन निकलना शुरू होता है और इसी वजह से मसल्स आपकी लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जो लोग भी जिम जा रहे हैं, जो लोग भी एरोबिक्स कर रहे हैं, जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं इस समय, उनको प्रोटीन अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। एक और चीज मैं बताऊंगा, हार्ट हेल्पर। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मोर्टेलिटी हो रही है या सबसे ज्यादा मृत्यु अगर हो रही है, तो उसका मुख्य कारण है हार्ट हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज स्टडीज ऑन प्रोटीन, पर्टिकुलरली ऑन प्लांट प्रोटीन, शो दैट प्रोटीन हेल्प ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस एलडीएल। यानी कि अगर किसी बॉडी में प्लांट प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है तो निश्चित रूप से उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, रेगुलेशन में रहेगा। और इसके साथ साथ में जो लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो भी नीचे आएगा। इसके साथ साथ में अगर आप प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेते हो तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अभी आपने बहुत सुना होगा, इस बीच में केके का नाम सुना होगा, आपने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सुना होगा, आपने राजू श्रीवास्तव का नाम सुना होगा। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जो अचानक एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है और घंटे भी नहीं मिलते हैं और मालूम पड़ा इमीडिएटली ना कोलेप्स कर जाता है। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बॉडी में प्रोटीन कम रहता है, और प्रोटीन अगर बॉडी में कम रहेगा तो निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाएगा और यही कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर प्लेक के रूप में काम करता है और फिर ब्लॉकेज हो जाती है और 100% ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट अटैक होके धीरे धीरे वो स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो अगर हार्ट को हेल्प चाहिए तो क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए। इसके साथ साथ में कार्गो शिप के रूप में काम करता है प्रोटीन। मैं बात करूं, जैसे इफ ब्लड स्ट्रीम इज ए कैनाल, अगर आपकी जो जो नसें दिखाई पड़ रही हैं इनको हम एक कैनाल मान के चलें, तो उसमें जो प्रोटीन है वो कार्गो शिप की तरह काम करता है। कार्गो शिप की तरह आप अपनी नसों को देखिए। अब नसों में क्या हो रहा है? खून लगातार दौड़ता जा रहा है, लगातार खून बह रहा है उसमें। उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कार्गो शिप का काम कर रहा है, कार्गो शिप का काम कर रहा है। और ये कार्गो शिप क्या करता है? ये विटामिन को, मिनरल्स को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ये कार्गो सिर्फ इन सारे सारे न्यूट्रिशंस को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए बॉडी में प्रोटीन कम होगा, तो जब प्रोटीन कम होगा तो ये सारे के सारे न्यूट्रिशन बॉडी के एंड पार्ट तक कैरी नहीं हो पाएंगे। यानी कि बॉडी के जो सेल्स को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जो विटामिन मिलने चाहिए, जो मिनरल्स मिलने चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल मिलना चाहिए, ये मिल ही नहीं पाएगा उनको। और ये जब मिल नहीं पाएगा तो यही कारण होता है कि जब प्रोटीन डेफिशिएंट बॉडी होती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लेथार्जीनेस और लेजीनेस रहती है। जिस बॉडी में प्रोटीन कम होगा वहां पर लेथार्जीनेस बहुत रहेगा, लेजीनेस बहुत रहेगा, थकान बहुत रहेगी, आलस्य बहुत रहेगा। तो ये मुख्य कारण होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। इवन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस को ये प्रोटीन अपने अंदर स्टोर करके भी रख पाता है, जैसे कि आयरन। तो प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से आइडिया लग पा रहा होगा। हील्स इंजरीज, दैट इज व्हाई नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। अब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कहीं कोई चोट लग गई, कहीं कोई चोट लग गई, कहीं कोई घाव हो गया, तो इंजरीज को हील करने के लिए भी प्रोटीन एज इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोगों को चोट लग जाती है और वो घाव नहीं भरते हैं, घाव नहीं भरते, चोटें भरती नहीं है। उसी जगह पर कुछ लोगों को चोटें लग जाती हैं या कोई दिक्कत परेशानी हो गई उनको, तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है, बहुत जल्दी वो रिकवरी हो जाती है। उसके पीछे सिंपल रीजन है कि बॉडी में अगर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है तो इंजरीज बहुत तेजी से हील हो जाएंगी। अगर
प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इंजरीज हील नहीं होती हैं। स्पेशली मैं बात करूं बर्निंग केस की, तो बर्न केस में प्रोटीन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर कहीं हल्का सा भी कोई व्यक्ति जल जाता है और उसकी बॉडी में प्रोटीन आप पर्याप्त मात्रा में उसको सप्लीमेंट कर देते हैं, तो बर्न केस बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये सूजन को कम करता है, ये सूजन को कम करता है और नए टिश्यूज को एट द साइट ऑफ इंजरी डेवलप कर देता है, नए टिश्यूज को एट द साइट ऑफ इंजरी डेवलप कर सकते हैं। तो आप फिर समझ सकते हैं प्रोटीन कितना रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन कितना जिम्मेदार घटक है हमारी बॉडी के लिए। अब इतनी बातें समझ में आपको आ गई कि सर प्रोटीन अगर है तो बॉडी में बहुत सारे काम सुचारू रूप से चल सकते हैं, सुचारू रूप से चल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा एनर्जी की। अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो प्रोटीन आवश्यक है। अगर आप दिन भर थके रहते हैं तो प्रोटीन आवश्यक है। दिन भर आलस आता है तो प्रोटीन आवश्यक है। अगर बाल आपके टूट रहे हैं तो प्रोटीन आवश्यक है। अगर नाखून आपके टूट रहे हैं तो प्रोटीन आवश्यक है। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, डलनेस है, तो प्रोटीन आपके लिए आवश्यक है। अगर आपके नाखून टूट रहे हैं तो प्रोटीन आपके लिए आवश्यक है। तमाम तरह के हार्मोनल इंबैलेंस अगर आपको हो रहे हैं तो प्रोटीन बॉडी के लिए आवश्यक है। तमाम तरह की रासायनिक क्रियाएं जो नहीं हो पा रही हैं उसके लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए एक बहुत ही आवश्यक घटक है और प्रत्येक व्यक्ति को जो मुझे सुन रहा है उसको प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करनी ही करनी चाहिए, करनी ही करनी चाहिए। कई तरह की फॉर्म्स में प्रोटीन मिल जाता है आपको, कई तरह की फॉर्म्स में आपको प्रोटीन मिल जाता है। गो फॉर हेल्दी लो फैट सोर्सेज। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि रणवीर सर हम तो चिकन मटन रेगुलर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कहेंगे कि रणवीर सर हम तो एग बहुत अच्छा लेते हैं। कुछ लोग मुझसे कह सकते हैं कि रणवीर सर हम फिश बहुत अच्छी लेते हैं। कोई कहेगा सर कि हम तो बहुत अच्छी मात्रा में दूध लेते हैं। तो साथियों समझने का प्रयास कीजिए, मैं यहां पर कह रहा हूं लो फैट सोर्सेज आपको यूज करने हैं, यानी कि कम से कम चिकनाई वाले सोर्सेज आपको यूज करने हैं प्रोटीन के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आपसे आपसे मैं कहूंगा कि आप प्रोटीन लीजिए तो आपने कहा सर मैं तो मटन लेती हूँ रेगुलर बेस पे। तो मटन क्या डायरेक्टली तो आप लेते नहीं है, मटन मटन को आप कुक करके लेते हैं। अब जब मटन को आप कुक करके लेते हैं तो क्या वो लो फैट रह गया? जब मटन को आपने कुक कर लिया तो क्या वो लो फैट रह गया? नहीं साहब, लो फैट नहीं रह गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑयल या घी चला गया। इसी तरह से आपने कहा सर हम तो अंडे बहुत लेते हैं। तो अंडे जब आप लेते हैं तो अंडे में भी फिर आप बहुत अच्छा से उसमें रिफाइंड पड़ता है या ऑयल पड़ता है या घी पड़ता है। तो वहां भी आपका क्या हुआ, लो फैट नहीं रह गया। आप कह सकते हैं सर मैं बहुत ज्यादा दूध लेता हूं या मलाई खाता हूं या मक्खन खाता हूं। तो यहां भी आपका फैट इंक्लूड हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन तो चाहिए लेकिन हमें लो फैट सोर्सेस से प्रोटीन चाहिए। हमें लो फैट सोर्सेस से प्रोटीन चाहिए। तो ये कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? प्लांट बेस्ड सोर्सेस सपोज टू बी द बेटर। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, फटाफट चलते हैं थोड़ा सा। कैन यू गेट टू मच प्रोटीन? ऐसा क्या है कि आपको बहुत सारा प्रोटीन लेना चाहिए? आपको लगता है वेट लॉस के लिए रणवीर सर बता रहे हैं कि प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो क्या बहुत ज्यादा प्रोटीन हमें लेना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक प्रोटीन आप ले लेंगे तो भी कुछ संभावनाएं हैं, कुछ नुकसान आपको हो सकते हैं। जैसे कि किडनी स्टोन्स फॉर्म होने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं। इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है अगर बहुत हैवी प्रोटीन ले लेते हैं। वेट गेन होने की संभावना रहती है अगर बहुत हैवी प्रोटीन ले लेते हैं आप। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे रिसर्चेज हुई हैं जहां देखा गया है कि कैंसर के रिस्क हो जाते हैं। लेकिन ये उनके लिए जो दिन भर प्रोटीन लेते रहते हैं। ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा उन जिम गोवर्स को जो जिम जाते हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी बॉडी को बिल्ड करना होता है, बहुत जल्दी उनको सिक्स पैक मेंटेन करनी होती है, बहुत जल्दी उनको मसल बिल्ड करनी होती है और वो दिन भर प्रोटीन खाया करते हैं। तो प्लीज दिन भर प्रोटीन मत खाइए। एक सम्यक अनुपात में प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी है। विच वन इज द बेस्ट प्रोटीन फॉर यू? विच वन इज द बेस्ट प्रोटीन फॉर यू? आपके सामने है मोदी के रेंज ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। 3 तरह के प्रोटीन पाउडर हमारे पास में है। वेल प्लांट प्रोटीन प्रोटीन पाउडर, तो ये हमारा जो प्रोटीन पाउडर है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर अवेलेबल इन इंडिया या इन आप कह सकते हो इंटरनेशनल बेसिस पे हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। इसके अंदर 3 तरह के हमने प्लांट बेस्ड प्रोटीन निकाला हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर पी यानी कि मटर के दाने से हमने प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट निकाला है इसके अंदर। उसके साथ साथ में गेहूं से हमने यहाँ पर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट निकाला है। हमने सोयाबीन से यहाँ पर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट निकाला है।
मजेदार बात यह है कि ये जो प्रोटीन आप लेते हैं, इसका इसका आप 98% प्रोटीन ये डाइजेस्ट हो जाता है। 98% प्रोटीन ये डाइजेस्ट हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि 10 ग्राम प्रोटीन लेने पे आपको 8.4 ग्राम प्रोटीन बॉडी में मिल जाता है। आप कहेंगे सर बाहर हम प्रोटीन एक्स लेते हैं या बाहर हम थ्रेप्टिन लेते हैं या बाहर के जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं वहां के क्या पोजीशन है। वहां की पोजीशन ये है कि वहां अगर आप 10 ग्राम लेंगे तो आपको 3.5 ग्राम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में 10 ग्राम लेने पे आपको 8.4 ग्राम प्रोटीन पाउडर मिलेगा। ठीक है जी। 98% डाइजेस्टिबिलिटी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोटीन पाउडर को, जो ग्रीन कलर का प्रोटीन पाउडर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये प्रोटीन पाउडर आप किसी भी चीज के साथ में मिक्स करके ले सकते हैं। इसको आप दूध में ले सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ ले सकते हैं, इसको आप सब्जी के साथ ले सकते हैं, इसको आप दाल में डाल सकते हैं, इसको आप मैगी में डाल सकते हैं, इसको आप हलवे में डाल सकते हैं। किसी भी तरह से इसको आप ले सकते हैं। कुक करने के बाद में इसकी एफिकेसी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती है इसमें। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि कहीं ये बच्चों के लिए है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए। तो 2 वर्ष की उम्र से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आप दे सकते हैं। इसके अंदर हमने मिल्क प्रोटीन मिलाया हुआ है, वे प्रोटीन मिलाया हुआ है, इसके साथ साथ में 37 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलाए हुए हैं। अगर आपका बच्चा अगर आपका बच्चा उसकी उम्र 2 साल से अधिक है और फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जाता है, यानी कि हर 15 दिन 1 महीने में आपको अपने बच्चे को पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाना पड़ता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इस प्रोटीन पाउडर को अपने बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। 1 महीना नहीं बीतेगा, आप देखेंगे आपकी डॉक्टर विजिट की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत तेजी से कम होनी स्टार्ट हो गई है। आपके बच्चे का वेट भी रेगुलेट हो जाएगा, यानी कि अगर बच्चे का वेट ज्यादा है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, और कम है तो भी नॉर्मल स्थिति की तरफ चला जाएगा। इसके अंदर 3 मेन कंटेंट जो हमने मिलाए हुए हैं वो है डीएचए, काउ कोलेस्ट्रम और एफओएस। डीएचए बोले तो डिकोसा हेक्सोनिक एसिड जिसे बोलते हैं हम। ओमेगा 3 है, अभी हम बात करेंगे इसकी। बच्चों की आंखों के लिए, बच्चे के कंसंट्रेशन के लिए, बच्चे के बिहेवियर के लिए। आज की तारीख में बच्चे बहुत ज्यादा मिसबिहेव्ड हो गए हैं। आज की तारीख में बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि दिन भर वो कंप्यूटर के सामने रहते हैं, दिन भर मोबाइल के सामने रहते हैं, बाहर निकल के खेलते नहीं है, तो उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के अंदर चूंकि डीएचए है, तो ये बच्चों की आंख भी अच्छी रखता है और बच्चे के ब्रेन को संतुलित रखता है। बच्चे के ब्रेन को संतुलित रखता है। इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रम है, जो आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपको पेडियाट्रिशियन के पास में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल जो वायरल इन्फेक्शंस ज्यादातर बच्चों को हो जाते हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। इसके साथ साथ में इसके अंदर है एफओएस, फ्रेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स इसके अंदर है। जो मिठास आपको मिलती है लहसुन में और प्याज में, वो मिठास इसके अंदर मिलेगी आपको। मतलब उस मिठास का जो एक्सट्रैक्ट है, एफओएस, वो इसके अंदर मिलेगा आपको। और बच्चा का बहुत अच्छे से इसको ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। टेस्ट बहुत अच्छा है। एक चीज जो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके बच्चे की हाइट 6 फीट क्रॉस करनी चाहिए, या आपके बच्चे की हाइट कम है अपेक्षाकृत, तो इस प्रोडक्ट को जरूर अपने बच्चे की डाइट में शामिल करें। बच्चे की हाइट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइट को अच्छी रखेगा बच्चे के। तो जिन बच्चों की भी हाइट कम है, या जिन बच्चों की भी हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप, उन बच्चों को ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए। तीसरा है प्रोटीन क्रश। ये सभी लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा जिम जाते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोटीन क्रश का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, या दिन में एक बार 1 चम्मच भी ले लेंगे तो आपको भरपूर विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाएंगे और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। आल प्लान प्रोटीन पाउडर की मैं बात करूं, ग्रीनिश जो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसकी मैं बात करूं तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके घर में 15 किलो आटा अगर आता है तो आधा किलो का डब्बा एक ले लीजिए, और उस 15 किलो आटे में इस आधा किलो के डब्बे को मिक्स कर दीजिए अच्छे से। और बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। किसी तरह से रोटियों में कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट में अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जब खाना बनेगा, रोटी बनेगी, सब में बटेगी, तो जब रोटी बनेगी सब में बटेगी तो सभी को प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये सबसे इजी वे है प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करने का, दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। होपफुली आपको ये प्रोटीन हमारा समझ में आया होगा, और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये प्रोडक्ट, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कितने लोग वैसे यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने हाँ जी, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर यूज हो रहा है? यस लिख सकते हैं आप लोग, या मी लिख सकते हैं आप लोग।
ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर किन किन घरों में यूज हो रहा है? वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया, शाबाश। आभा देसाई जी, स्वाति, विनीता पांडे, आरती, सामा परवीन, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर यूज हो रहा है। मेरे घर में नहीं यूज हो रहा। अभी एक्चुअली में क्या हुआ कि दीपाली की शादी के चक्कर में मिसेस जो है वो शादी में ही बिजी हो गई। तो आज जब मैं प्रोटीन पढ़ रहा था तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मैडम हमारी प्रोटीन की क्या पोजीशन है? बोली आज मिलाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो आज से मेरे घर में भी यूज होना शुरू हो जाएगा। अब मतलब रेगुलर होता है, अभी थोड़ा सा दिवाली के बाद से नहीं यूज हो रहा है, लेकिन आज से फिर से यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आपके आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ओमेगा 3 की। मैंने बात करी प्रोटीन की, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं बात कर रहा हूं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। मैंने बात करी थी कि 5 तरह के सप्लीमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, आपको फैट चाहिए होगा, आपको प्रोटीन चाहिए होगा, विटामिन मिनरल्स फाइबर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं फैट की। अब आप कहेंगे सर फैट तो अच्छा नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, फैट बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है फैट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो बॉडी में चिकनाई नहीं रहेगी, बॉडी में जो स्निग्धता है वो स्निग्धता नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है फैट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि फैट दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड फैट और दूसरा होता है बैड फैट। आपको जाना चाहिए गुड फैट की तरफ, बैड फैट कम करिए, गुड फैट को अपने खाने में बढ़ाइए। आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वो एग्जैक्टली समझिए बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा समझिए ओमेगा 3 को। ओमेगा 3 बेसिकली माँ के दूध से हमें मिल जाता है। जब से हमारा जन्म होता है तब से हमको ओमेगा 3 मिलना स्टार्ट हो जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं सर ये ओमेगा 3 कितने बड़े बच्चे को देना चाहिए, सर किसको देना चाहिए? भैया आप जब माँ के गर्भ में थे तब से आपको ओमेगा 3 मिलना स्टार्ट हो गया था। जब आपका पहला जब आपने फीड किया था तो वहीं से आपको ओमेगा 3 मिलना स्टार्ट हो गया था। तो व्हाट एग्जैक्टली कैन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डू फॉर योर बॉडी, इसको समझते हैं। ओमेगा 3 आर इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, आपने समझ लिया। अब जब सेल्स की बनी हुई है तो इन सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रॉपरली काम करें, इसके लिए ओमेगा 3 रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, जिसके आधार पे आपकी बॉडी बनी है, वो आधार जो है उस आधार के लिए जो है ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल डीएचए इज एडेड इन इन्फेंट फॉर्मूला फॉर इट्स रोल इन बेबीज ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट। आप सोच के देखिए, माँ के दूध में क्या होता है? डीएचए होता है। और ये डीएचए क्या करता है? ये आपके बच्चे की आंखों के लिए और ब्रेन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में मोदी केयर ने आपको डीएचए डाल के दिया हुआ है। यही कारण है कि मोदी केयर ने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के रूप में आपको डीएचए दिया है कि आपका बच्चा अगर एक चम्मच सुबह एक चम्मच स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लेता है तो उसको प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते रहेंगे। इट इज ऑल्सो फाउंड नेचुरली इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। मैंने बताया आपसे, फॉर मैन ओमेगा 3 आर क्रुशियल टू फर्टिलिटी एज दे आर नीडेड फॉर हेल्दी स्पर्म। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि सर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है और जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से ऐसे पेयर्स हैं जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ओमेगा 3 को उनकी डाइट में शामिल करिए। फीमेल को भी लेना चाहिए ओमेगा 3 और मेल को भी लेना चाहिए ओमेगा 3। अगर मेल ओमेगा 3 लेता है तो ना सिर्फ उसका ब्रेन अच्छा रहेगा, उसका हार्ट अच्छा रहेगा, बल्कि उसकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी जिससे कि कंसीव करने को हेल्प मिलेगी। और इसी तरह अगर फीमेल लेती है ओमेगा 3 फैटी एसिड तो उसके मेंसेस रेगुलेशन में रहेंगे, मेंसेस रेगुलेशन में रहेंगे, ब्रेन हेल्दी रहेगा उसका, और इसके साथ साथ में उसको भी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, दिस इज ओमेगा 3। जी बात करते हैं हम हेल्प्स इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आज की तारीख में अगर मैं पूछूं किसी से कि किसको किसको तनाव है तो हर तीसरे आदमी को तनाव है और हर तीसरा आदमी तनाव से ग्रसित है। हर तीसरा आदमी तनाव से ग्रसित है और उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है
एक तो एक बहुत बड़ा रीजन हमारे सामने ये आता है कि सर उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। जो एक कंपैरिजन शुरू हो गया है, इस कंपैरिजन ने बहुत तनाव दिया है हमको। हम लगातार अपने आप को लोगों से कंपेयर कर रहे हैं और इस कंपैरिजन की वजह से हमको डिप्रेशन भी हो रहा है और हमको एंजाइटी भी हो रही है। इसके साथ साथ में दूसरा जो कारण है वो है हमारा खान पीन, यानी कि हमारा आहार और विहार, ये दोनों ही गड़बड़ हो गए हैं। आहार यानी कि जो हम मुंह से लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, स्टमक में जाता है ये। और व्यवहार यानी कि जो व्यवहार हमारा है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं। अगर किसी को भी डिप्रेशन और एंजाइटी रहता है और आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक कैप्सूल सुबह खाने के बाद लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ देगा, आपको फायदा देगा। दूसरी बात मैं करूं, ये क्या फायदा करता है, तो ये हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करता है। मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं इस चीज पे कि आज की तारीख में हार्ट डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ज्यादा लोग काल कवलित हो रहे हैं, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, मृत्यु के काल में समाते चले जा रहे हैं। और अगर आपको हार्ट डिजीज से बचाना है अपने आप को या अपने किसी को, तो ओमेगा 3 को उसकी डाइट में जरूर शामिल करिए, जरूर शामिल करिए। क्योंकि जो इसके अंदर ईपीए और डीएचए होता है, ईपीए और डीएचए होता है, ये दोनों क्या करते हैं, एक तो हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, दूसरी बात है हार्ट फेलियर के रिस्क को लो नीचे कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसके साथ साथ में जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं उसको लोअर रिस्क पे ले आते हैं। डाइट एंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसको मत भूलिए। तो डाइट अच्छी रखिए, डाइट अच्छी रखिए, प्रोटीन डाइट रखिए अपने, हाई रिच प्रोटीन डाइट रखिए, लो फैट डाइट रखिए अपनी। इसके साथ साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल खाने के बाद में जरूर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके अपनों का हार्ट सुरक्षित रहे। तो अगर आप अपने, या मैं ये कहूंगा अगर आप अपनों से करते हैं प्यार, तो ओमेगा 3 से नहीं कर सकते इनकार। जी, आगे आगे बढ़ते हैं। आइए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो डिजीजेस हैं, वहां पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा काम करते थे। आप पूछेंगे सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, तो मैं बताऊंगा, ग्रुप ऑफ कंडीशंस दैट इंक्रीजेस ए पर्सन रिस्क ऑफ सीरियस मेडिकल कंडीशंस लाइक टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस एंड हार्ट डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ही हो जाता है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो फैट में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रही है। और ये क्यों होता है वो समझ लीजिए आप। अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि आपकी आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, अगर मिला के इसको ये बात करें कि अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है यानी कि शुगर है, तो इसका मतलब वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं। यानी कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन इंसुलिन इतना अच्छी तरह से नहीं बन रहा है कि वो जो ब्लड ब्लड में शुगर सर्कुलेट कर रही है, उस शुगर को सेल के लेवल तक लेके चला जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इस बीमारी को, यानी तोंद अगर निकला हुआ है, विसरल ओबेसिटी, अगर तोंद निकला हुआ है, पेट बहुत बड़ा हो गया है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस में आ जाता है। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर अगेन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का केस है। हाई ट्राइग्लिसराइड, आप जब अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें ट्राइग्लिसराइड आता है। अगर हाई ट्राइग्लिसराइड है, अगेन ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केस में आता है। और लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो कम हो रहा है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केस में आता है। तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का केस है, यानी कि डायबिटीज है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है, तो आपको हर हालत में ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने डाइट का हिस्सा बनाना ही बनाना चाहिए। इसके साथ साथ में ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को हाई रिस्क ऑफ डिमेंशिया है, हाई रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन है, कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कि सोचने समझने की शक्ति अगर किसी व्यक्ति की कमजोर हो रही है, भूलने की आदत उसकी लगातार बढ़ती चली जा रही है, अल्जाइमर ऐसी डिजीजेस उसको हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में
ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर 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 शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपके हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमिंग ए हायर अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 मे बी एन इफेक्टिव वे टू कीप द ब्रेन हेल्दी फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यानी कि लंबे समय तक आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन सेल्स इफेक्टिवली काम करते रहें, आपको भूलने की बीमारी ना हो, आपको अल्जाइमर ना हो, आपको डिमेंशिया ना हो, कॉग्निटिव जो डिक्लाइन हो रहा है वो ना हो। यानी कुल मिला के मोटी बात में करूं तो 60 साल की उम्र के बाद में जब लोग कहते हैं ना सठिया गए हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि 60 साल की उम्र के बाद में कोई आपको ये कहे कि ये सठिया गए हैं, तो भैया ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक कैप्सूल पर डे खाने के बाद में जरूर लेना शुरू कर दो, क्योंकि 2/3 ऑफ योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपके ब्रेन का 2/3 हिस्सा ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही बनता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर धीरे 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 बॉडी से कम होते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं आनी ही आनी है। समझदार व्यक्ति वो है, समझदार व्यक्ति वो है जो घिरते हुए बादलों को देखकर ये अंदाजा लगा ले कि अब पानी बरसने वाला है, मुझे छाता लेकर ही घर से निकलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति वो है जो घिरते हुए बादलों को देखकर भी ये अंदाजा ना लगा पाए कि अभी पानी बरसेगा और मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मैं भीग जाऊंगा। तो अगर जवानी में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले लिया तो बुढ़ापा बहुत प्यार से कट जाएगा, बुढ़ापा बहुत प्यार से कट जाएगा। और जवानी में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपने इग्नोर कर दिया तो बुढ़ापे में लोग बोलेंगे बुढ़ा सठिया गया है या बूढ़ा सठिया गई है। ठीक बात है, विनीता जी ठीक कह रहा हूं? तो क्या होना चाहिए, जितने ये 30 के ऊपर वाले हैं ना, इन सबको एक कैप्सूल ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक दिन में ये नहीं होगा। इसको रेगुलर बेस में खाते रहेंगे तो ब्रेन भी अच्छा रहेगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी नहीं होगा, इसके साथ साथ में आपको डिमेंशिया अल्जाइमर नहीं होगा, और बहुत सारे फायदे जो मैं बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, सूजन कहीं भी हो, सूजन कहीं भी हो बॉडी में, आप अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो ये एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। एनएसएआइड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते थे जिनको हम, जिनमें आपका ये पेन किलर्स वगैरह आते हैं, आप जैसे कॉम्बीफ्लेम कह सकते हैं, ब्रूफेन कह सकते हैं, मुवान एसपी कह सकते हैं, ये सब एनएसएआइडीज होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये आप मान के चलिए ओमेगा 3 भी एक तरह का एनएसएआईडी है। ठीक है जी साहब, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ओमेगा 3 रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स इन द बॉडी दैट कॉज टिश्यू डैमेज एंड स्वेलिंग। यानी कि सूजन को कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ओमेगा 3। कहां कहां यूज करना है इसको? हाई बीपी में यूज कर सकते हैं, हार्ट डिजीज में यूज कर सकते हैं, कैंसर्स में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कहां पर यूज करेंगे? जहां कहीं भी आपको आइटिस लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहां कहीं भी आपको आइटिस लिखा, जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, है ना, गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जहां कहीं भी टिस नजर आ रहा है तो इस टिस की टीस निकालने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप मुझसे पूछते हो ना सर कि सर ब्रोंकाइटिस में क्या दे दें, स्पॉन्डिलाइटिस में क्या दे दें, सर आर्थराइटिस में क्या दे दें, सर कंजंक्टिवाइटिस में क्या दे दें? तो जहां कहीं भी सूजन है, जहां कहीं भी सूजन है वहां ओमेगा 3 बहुत अच्छे से काम करता है। तो जरूरी थोड़ी है कि सूजन हो जाए उसके बाद ओमेगा 3 लेना स्टार्ट करो। अगर आपने अभी से ओमेगा 3 को अपनी डाइट का हिस्सा बना दिया तो सूजन होने ही नहीं पाएगी। और अगर सूजन नहीं होने पाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां तो टिस के कारण हो रही हैं। आप देख लेना, 90% बीमारियां, 70% बीमारियां, 80% बीमारियां आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर लास्ट में इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए ओमेगा 3 बहुत बढ़िया काम करता है। स्किन हेल्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जाहिर सी बात है रिंकल्स भी आते हैं, फाइन लाइंस भी आती हैं, आपकी बॉडी, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस भी बिगड़ जाता है, कोलेजन आपकी बॉडी का कम होने लगता है। ये सारी चीजें अगर कम होती हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या जिम्मेवार है? जिम्मेवार है आपकी एज। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीजें होती ही होती हैं। लेकिन अगर आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में शामिल कर रखा है तो डीएचए प्लेज ए मेजर रोल इन सेल मेम्ब्रेन हेल्थ।
मैंने पहले ही बताया था कि आपकी बॉडी सेल्स से बनी है और सेल्स की मेम्ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो ओमेगा 3 कंट्रोल कर रहा है। अलाउज एंड प्रमोट सॉफ्ट यूथफुल लुकिंग स्किन। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन फिल्म स्टार्स की तरह चमकती रहे, दमकती रहे, आप खूबसूरत दिखते रहो, तो आपको क्या करना होगा, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में जरूर लेना होगा, जरूर लेना होगा। तो इसको लीजिए, ये आपको प्रीमेच्योर साइन ऑफ एजिंग से बचाता है, इसके साथ साथ में आपको एक्ने से बचाता है, इसके साथ साथ में जो भी आपकी स्किन के डिजीज होती हैं, स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां से आपको ये सेव करता है। ठीक है जी साहब, आगे बढ़ते हैं। बोन एंड ज्वाइंट की मैं बात करूं तो ओमेगा 3 बहुत अच्छे रोल प्ले करता है, बहुत अच्छे रोल प्ले करता है कि ज्यादातर बोन एंड ज्वाइंट में आपको प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम स्वेलिंग की होती है। और अभी मैंने बताया आपको कि ओमेगा 3 क्या करता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। तो जब स्वेलिंग कंट्रोल हो जाएगी तो ऑफकोर्स पेन भी कम हो जाएगा। आपका जो जो ग्रिप है आपके ज्वाइंट्स की, जैसे कि आपने कोई चीज पकड़ी अपने हाथ से और आपकी ग्रिप नहीं बन रही है, आपने पैर रखा लेकिन आपके पैर की ग्रिप नहीं बन रही है, तो आप अगर ओमेगा 3 लेते रहेंगे तो उसकी ग्रिप स्ट्रेंथन हो जाएगी, ज्वाइंट पेन आपका कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में ओमेगा 3 क्या करेगा, कैल्शियम जो है ना उसके अमाउंट को बूस्ट कर देगा आपके ज्वाइंट्स में, आपके आपके ज्वाइंट्स में कैल्शियम के अमाउंट को बूस्ट कर देगा। ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था। प्रोटीन भी लेते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना नहीं रहेंगी। तो जो लोग भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा बुजुर्ग मेरा मतलब है कि 45 50 55 60 के आसपास जा रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड को इनकी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। दो तीन तरह के फायदे मिलेंगे। तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं रहेगा। दूसरा, अल्जाइमर और डिमेंशिया की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तीसरा, एज के साथ साथ में जो जो ज्वाइंट के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, वो ज्वाइंट के इश्यूज आने शुरू नहीं होंगे, ज्वाइंट के इश्यूज आने शुरू नहीं होंगे। चौथी चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मेनोपॉजल स्टेज में आपने देखा होगा चिड़चिड़ापन बहुत आता है, गुस्सा बहुत आती है, और जैसे जैसे मेनोपॉज की तरफ आप बढ़ते हो तो आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है, जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होने लगता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होता है तो क्या होता है, कैल्शियम जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा वैसे ही कैल्शियम की बॉडी में एब्जॉर्ब होना कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा तो आपने देखा होगा मेनोपॉजल स्टेज में महिलाएं अक्सर कंप्लेन करती हैं, कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा शुरू हो गया, अचानक से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाती है, अचानक से उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इंबैलेंस। ओमेगा 3 अगर आप बॉडी को दे रहे हैं तो वो जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो मेंटेन रहता है, वो हार्मोन्स का इंबैलेंस जो है वो उसको मेंटेन रखता है। तो जो मेनोपॉज के बाद में समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ओमेगा 3 की वजह से नहीं आने पाएंगे। तो जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, शियाटिका है, किसी भी तरह का नर्वस डिसऑर्डर है, नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है, आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर 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 शामिल कीजिए। ठीक है साहब, बेस्ट ओमेगा 3 फूड्स कहां से मिलेंगे आपको, नट से मिलेंगे, सीड से मिलेंगे, फ्लैक्स सीड से मिलेंगे, चिया सीड से मिलेंगे, वॉलनट से मिलेगा, यहां से आपको मिल सकता है, फ्लैक्स सीड ऑयल से मिल सकता है आपको, लीफी ग्रीन एंड स्पिनिश यहां से मिल सकता है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि जितना भी ये नॉन वेजिटेरियन ओमेगा 3 के सोर्सेज हैं, यहां से हमें क्या मिलता है, तीन तरह के ओमेगा 3 होते हैं। तीन मतलब ओमेगा 3 को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एएलए, ईपीए और डीएचए। आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि जो भी हमारा ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड है, यहां से हमें कौन सा ओमेगा 3 मिलता है, कौन सा ओमेगा 3 मिलता है? तीन तरह के ओमेगा 3 होते हैं। रॉन्ग है दीपक, गलत, जाहिर सी बात है अब दूसरा ये ट्राई नहीं करेगा। डीएचए आपको नॉनवेज सोर्स से नहीं मिलता है, आपको नॉन वेजिटेरियन सॉरी जो वेजिटेरियन सोर्सेज है, जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, यहां से आपको जो मिलता है वो मिलता है एएलए, एएलए। और एएलए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, एएलए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वो होता है डीएचए और ईपीए। आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी आईज के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है डीएचए एंड ईपीए। स्पेशली अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ईपीए, और ब्रेन की बात करूं तो डीएचए। और ये ईपीए और डीएचए आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से ही मिल सकते हैं। आप मुझसे कह सकते हो कि सर मैं तो अखरोट खाती हूँ, सर मैं तो मूंगफली खाती हूँ, सर मैं तो अलसी खाती हूँ, या सर हम तो पालक खाते हैं। तो वहां से कोर्स आपको ओमेगा 3 ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो मान लीजिए 5 और 100 का रेशियो रहेगा, 5 और 100 का रेशियो रहेगा, यानी कि 100 मिलना चाहिए, 5% मिल जाएगा। तो बिल्कुल ना से तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी आपको वो आपके जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो रिक्वायरमेंट आपकी सॉल्व नहीं हो पाती है यहां से। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए बात करते हैं।
ईट फैटी फिश एटलीस्ट 2 टाइम्स पर वीक, यानी सप्ताह में कम से कम 2 बार आपको फैटी फिशेस खानी है। फैटी फिश यानी कि 1 सर्विंग कितनी हो गई, 3.5 ऑन्सेस की हो गई, और आपको क्या चाहिए, 2 सर्विंग चाहिए। 2 सर्विंग चाहिए एक सप्ताह में, 2 बार फैटी फिशेस खाइए और ओमेगा 3 आपको मिल जाएगा। अब फिर सवाल उठता है कि फैटी फिशेस मतलब कौन सी, जो आपके यहां मिलती हैं? नहीं साहब, वो नहीं। सर्डिनिया खाइए, ट्यूना खाइए, मकरेल खाइए। अब कहां ढूंढोगे जाकर ये मकरेल, कहां ढूंढोगे जाकर टूना, कहां ढूंढोगे जाकर ये सर्डिनिया, है ना? कहोगे रणवीर सर आपने तो अच्छा बवाल बता दिया। तो ये सब ना ढूंढना पड़े आपको, ये सब समस्याओं में ना जाना पड़े आपको, इसके लिए जो है एक हम रास्ता निकाल के लाए हैं आपके लिए, और वो रास्ता है ओमेगा 3 अंटार्कटिक क्रिल ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स, ईपीए एंड डीएचए विद एक्स्ट्रा जेंथिन के साथ में हमने दिया है आपको। ये प्रोडक्ट आप लीजिए, एक कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के साथ लेना है, खाने के साथ लेना है। वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 अवेलेबल इन इंडिया इज मोदिक्योर्स क्रिल ऑयल कैप्सूल। एक कैप्सूल खाने के साथ आप ले लेते हैं, ना आपको टूना के पास जाने की जरूरत है, ना आपको सर्डेनिया के पास जाने की जरूरत है, ना आपको मकरेल के पास जाने की जरूरत है, ना आपको किसी भी अन्य फिश की तरफ जाने की जरूरत है। तो आप इसको लीजिए, और अगर आप इसको लेते हैं तो ओमेगा 3 की जो जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो आपको यहां से भरपूर मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, क्या करता है फिर से सुन लीजिए, ब्लड प्रेशर को लो रखेगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऊपर लेके जाएगा, हार्ट अटैक के रिस्क को नीचे लेके आएगा। इसके साथ साथ में स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, जिसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको लोअर लेवल पे लेके जाएगा, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को लोअर लेवल पे लेके जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जरूर लेना चाहिए। क्या क्या काम करता है आइए और समझ लेते हैं। प्रमोशन ऑफ मसल डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन और ओमेगा 3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट पेन स्वेलिंग के लिए प्रोटीन और ओमेगा 3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में मेंटल हेल्थ और लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कैंसर्स में भी बहुत कई तरह के कैंसर्स होते हैं जहां पर हमने कुछ केसेस देखे हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को देने के बाद में वो कैंसर का रिस्क भी कम हो गया है। तो वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है मोदी केयर का वेल अंटार्कटिक क्रिल ऑयल कैप्सूल। एक कैप्सूल खाने के बाद कैसे लेना है साहब, खाने के बाद लेना है, विद मील्स लेना चाहिए। क्यों मील्स लेना चाहिए विद मील्स के साथ में? उसका रीजन है बहुत सिंपल सा, जब आप इसको खाने के साथ लेते हैं और ऐसे खाने के साथ लेते हैं जिसमें ऑयल होता है, ऑयल होता है, तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है। ज्यादा अच्छा काम क्यों करता है? क्योंकि ये फैट सेलेबल विटामिन है, फैट सेलेबल है। तो जब आप इसको लेते हैं तो आपने फैट खाने में भी थोड़ा सा लिया है, तो उसमें उसमें मिक्स हो जाता है अच्छे से और बॉडी अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसको खाली पेट नहीं लेना है, बहुत हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट के बाद में नहीं लेना, खाने के साथ खाइए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो वन ऑफ द बेस्ट 2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको आज डिटेल किए। होपफुली ये प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ में वैल्यू एड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगी, और इन 2 प्रोडक्ट्स को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। पहला था प्रोटीन। मैं तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर कैसे आप लेंगे, तो मैं तो भैया प्रोटीन का एक आधा किलो का डब्बा आल प्लांट प्रोटीन पाउडर वो ले आऊंगा, 15 किलो आटे में मिक्स करूंगा, और मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स करने के बाद में जब रोटियां बनेंगी तो सब में बटेंगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे डाइट में आ जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात में करूं तो लेना ही चाहिए। अगर 40 साल आपकी उम्र हो गई है तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा वजन आपका ज्यादा की तरफ है तो भी आपको जरूर लेना चाहिए। अगर डिप्रेशन एंजाइटी रहती है तो भी आपको लेना चाहिए। अगर ज्वाइंट में कहीं हल्का फुल्का पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं, तो भी आपको लेना चाहिए। अगर याददाश्त कमजोर हो रही है, कॉग्निटिव फंक्शंस आपको अच्छे करने हैं अपने, तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर 45 की उम्र हो गई है और मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हो तो भी जरूर लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं तो भी जरूर लेना चाहिए। अगर दिन भर मोबाइल के सामने रहते हो, कंप्यूटर के सामने रहते हो, तो भी आपको लेना चाहिए। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 3 आपको लेना ही लेना चाहिए। तो बस बहुत बढ़िया बात है, ये 2 प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए और लंबे समय तक हेल्दी एंड हैप्पी रहिए। किसी का कोई प्रश्न अगर है इन 2 प्रोडक्ट से संबंधित, डिजीज से संबंधित बात हम नहीं करेंगे आज, इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लगातार अपनी डिजीज पे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हो सकता है हम कैल्शियम, विटामिन D3, आयरन पे बात करेंगे, उसके बाद में हम बी कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे।
उसके बाद में फिर हम डिजीज को सेशन लेके चलेंगे, एक दिन में 4-4 5-5 डिजीज हम कवर करेंगे, तो वो पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा उस समय। अभी अगर यहाँ तक से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी डोज को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई अगर आपके मन में कोई शंका है, सुबह है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट और है, आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? ओमेगा 3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्योंकि हार्मोन्स ठीक करता है। जब ओमेगा 3 आप लेंगे तो हार्मोन्स ठीक करेगा, हार्मोन्स ठीक करेगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ जी, सुलक्षणा बिल्कुल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, बहुत आराम से ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थायराइड में सोया प्रोटीन अलाउड नहीं है। थायराइड में सोया प्रोटीन हम लोग अलाउड नहीं करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी आप जो हमारा ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, इसमें सोया प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, और ऐसा बहुत सारे रिसर्चेस में नहीं लिखा है कि नहीं आप थायराइड के केसेस में अगर प्रोटीन लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से लीजिए साहब। अरे क्रिलायल मतलब चलिए, देखिए क्रिलायल का मतलब ये कतई नहीं समझिए आप कि नहीं दवाइयां चल रही हैं तो क्रिलायल लेना है कि नहीं लेना। क्रिलायल इज जस्ट लाइक माँ का दूध, इतना सेफ है ये। क्रिलायल इज जस्ट लाइक माँ का दूध, तो माँ के दूध की तरह ही सेफ है। बहुत आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, यूरिक एसिड के केस में प्रोटीन को अवॉइड कीजिएगा। यूरिक एसिड अगर किसी का बहुत बढ़ा हुआ है तो पहले यूरिक एसिड ठीक कर लीजिए, उसके बाद प्रोटीन लीजिएगा, वहां अवॉइड करना है। क्रिलायल के केस में मैं कहता हूं कहीं भी अवॉइड नहीं करना, बड़े आराम से लीजिए, बड़े आराम से लीजिए। क्रिलायल के केस में अगर मुझसे कोई कहता है कहीं अवॉइड करना है क्या, मैं कहता हूं सर बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। प्रेगनेंसी चल रही है, जरूर लीजिए क्रिलायल। बच्चा छोटा है, जरूर लीजिए क्रिलायल। हाँ जी, क्रिलायल तो बेटा मैंने बोला। अच्छा देखो, ये छाया अवस्थी को थोड़ा सा बात कर रहा है। छाया, माँ का दूध छोटे बच्चों के लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जब मैं बता चुका हूं कई बार कि माँ का दूध छोटे बच्चे ले सकते हैं बेटा, तो छाया क्रिलायल भी बच्चे ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन अगर क्रिलायल लेती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बेबी डिलीवर होता है वो आइंस्टीन टाइप का होता है। अब समझ लीजिए इस बात को आप। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा, उसका ब्रेन जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, तो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को क्रिलायल कैप्सूल जरूर लेने चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको क्रिलायल जरूर लेना चाहिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके लिए हमारे पास में बेटा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है ना। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में डीएचए है, वो क्रिलाइल को वाला काम करेगा ना, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो उसको क्रिलाइल की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे दीजिए। होपफुली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है आपको आपकी लाइफ में वैल्यू एड हुई होगी। हाँ जी बिल्कुल, जॉली सिंह जी दीजिए उसको, बिल्कुल बड़े आराम से, बड़े आराम से। 21 साल की एज में प्रोटीन क्रस्ट दीजिए, 21 साल की एज में प्रोटीन क्रस्ट दीजिए। बच्चा अगर पबजी ना खेलता हो तो, आज के बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। दिन भर बच्चे पबजी खेलते रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं है। इस सोफे से वो बेड, वो सोफे से वो वाला बेड, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा घर से बाहर निकालिए, उनसे कहिए थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा दौड़िए धूपिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, फिर उनको प्रोटीन कस दीजिए। ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और एक बात कहनी थी, हाँ, डिनर सेट खत्म होने वाले हैं, फिर बाद में मत कहना सर बढ़वा दीजिए। डिनर सेट खत्म होने वाले हैं, फिर बाद में मुझसे मत कीजिए सर। सर प्रशांत सर से बात कर लीजिए, सर राहुल सर से बात कर लीजिए, सर एक बार फिर से बढ़वा दीजिए। अपनी अपनी बिलिंग 10 तारीख के पहले पहले कर लीजिए। ठीक है, मुझे होपफुली 10 तारीख के बाद ये मिलेंगे नहीं। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।